स्वागत है आपका सागरिका कही के यूट्यूब चैनल जज्बातों के सफ़र पर। आज मैं सुनाने जा रही हूँ अपनी नई कहानी मोहब्बत दो टूटे दिलों की। ये इस कहानी का तीसरा अध्याय है। इस अध्याय की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। उसी दिन दोपहर 2 बजे मसूरी के ग्लिच स्टूडियो में माधव आज बिल्कुल सही टाइम पर ग्लिच स्टूडियो पहुँच जाता है। माधव जैसे ही ग्लिच स्टूडियो के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि उसके रास्ते में खूब सारे गुलाब की पंखुड़ियाँ फर्श पर बिखरी होती हैं। माधव उन फूलों पे चलकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। माधव जैसे जैसे आगे बढ़ने लगता है तो वो देखता है कि फर्श पर फूलों से थैंक यू माधव लिखा होता है। माधव ये देखकर बहुत खुश होता है, पर वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये सारी अरेंजमेंट, ये शब्द आखिर किसने लिखा। यही सोचकर वो आगे बढ़ने लगता है और जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। माधव जब चेयर पर बैठता है तो वो अपने सामने के टेबल पर देखता है तो उस टेबल पर एक केक रखा होता है, जिस केक पर भी यही लिखा होता है। माधव उस केक को हैरान नज़रों से यूं ही देखता रहता है कि तभी अचानक से भैरवी आती है और माधव से कहती है, थैंक यू माधव कल मेरी मदद करने के लिए। तभी माधव भैरवी को रोकते हुए कहता है, नो मैम, आप थैंक्स मत कहिए। आप मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए वैसे दोबारा टाइम निकाल कर आई हैं इंटरव्यू देने, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। इतना कहकर माधव चेयर थोड़ा आगे करता है और भैरवी को चेयर पर बैठाते हुए कहता है, तो मैम चलें अब इंटरव्यू शुरू करते हैं। माधव यूं ही कुछ प्रश्नों के सवाल भैरवी से पूछता रहता है। यूं ही कुछ 1-1.5 घंटे में इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। माधव इंटरव्यू लेने के बाद भैरवी से कहता है, मैम अगर आपको कभी भी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो एक दोस्त समझकर मुझे बुला दीजिएगा, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। तभी भैरवी माधव से कहती है, लेकिन तुम हमेशा की तरह देर मत करना। माधव समय बहुत कीमती होता है, इसकी कद्र करके तो देखो, तुम जो चाहोगे वो तुमको मिल जाएगा। तभी माधव भैरवी से कहता है, जी मैम, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इतना कहकर माधव भैरवी को बाय करके वहाँ से चला जाता है। माधव भैरवी की बातों को सुनकर अपने करियर पर पहले से और अधिक फोकस करने लगता है। ऐसे ही करीब 1 हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन माधव को उसके बॉस ने जेके बैंक में हुए लुटेरे के हमलों की रिपोर्टिंग करने के लिए भेज दिया होता है। 15 जनवरी 2022 मसूरी रात 8 बजे जेके बैंक। भार्गवी एक साइकियाट्रिस्ट होती है तो वो अपने क्लिनिक से लौटते हुए जेके बैंक से गुज़रती है। भार्गवी जब जेके बैंक की तरफ से गुज़रती रहती है तो वो वहीं माधव को देखती है। भार्गवी माधव को जेके बैंक के बाहर रिपोर्टिंग करते हुए देखकर ये समझ जाती है कि ज़रूर जेके बैंक के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। तभी भार्गवी जिस ऑटो में बैठी होती है उसके ड्राइवर से कहकर वो वहाँ रुक जाती है और वो ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है। फिर भार्गवी माधव की बातों को खूब ध्यान से सुनने लगती है। तभी माधव रिपोर्टिंग करते हुए कहता है, जेके बैंक के अंदर कुछ 5 लुटेरे हैं जो जेके बैंक को लूटने आए हैं। ये लुटेरे बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। ये एक एक कर लोगों को ज़ख्मी करते जा रहे हैं और बाहर लोगों को डराते जा रहे हैं। माधव ये सब कुछ बोलता ही रहता है कि तभी वहाँ खड़ा एक आदमी बोलता है, अरे इस जेके बैंक के अंदर तो मशहूर सुपर मॉडल भैरवी ओबरॉय भी तो है, उनकी जान को भी तो खतरा है। जब माधव वहाँ खड़े उस आदमी की बात को सुनता है
तो डर जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं माधव भैरवी को इंटरव्यू के टाइम से ही पसंद करने लगता है। माधव उस आदमी की ये सारी बातें सुनकर सब कुछ छोड़कर बैंक के अंदर तुरंत घुस जाता है। वहीं भार्गवी, जो जेके बैंक के बाहर खड़े होकर माधव को ऐसा करते हुए देखती रहती है, वो अपने मन में कहती है, भार्गवी खुद से ही बातें करते हुए कहती है, अब तक ये माधव केवल लेक्चर दे रहा था। जैसे ही उस लड़की का नाम सुना तुरंत ही अंदर चला गया। ये लोगों को तब तक किसी भी हमले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक वहाँ कोई अपना ना फंसा हो। देखो इन महाशय को भी जब उस लड़की के बारे में सुने तब सारा देशभक्त इनका जाग गया। अब ये माधव अंदर किसी को बचा पाएगा या नहीं, मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे ये सोचना होगा कि जेके बैंक के अंदर कैसे जाया जाए। भार्गवी इतना ही खुद से कहती रहती है कि तभी भार्गवी के दिमाग में एक आइडिया आता है। तभी भार्गवी अपने में ही कहती है, मुझे ऐसे जाना होगा कि किसी को पता ना चले कि मैं जेके बैंक के अंदर हूँ। तभी भार्गवी किसी मॉल में घुसकर अपना ड्रेस बदल देती है। भार्गवी ने ब्लैक जीन्स, ब्लैक टॉप और ब्लैक जैकेट के साथ ब्लैक मास्क लगाई होती है कि भार्गवी को कोई न जान पाए। भार्गवी अपना भेष बदलकर धीरे से पीछे के रास्ते से जेके बैंक के अंदर घुस जाती है। वहीं माधव भी भैरवी को बचाकर जाता ही रहता है कि तभी वो देखता है कि एक लड़की उन लुटेरों से अकेले ही लड़ रही होती है। वो लुटेरों को पंच पर पंच मार रही होती है। माधव उस लड़की को ऐसा करते हुए देख उस लड़की के पास जाकर उस लड़की से पूछता है, आप इन गुंडों से नहीं लड़ पाएंगी, आपको चोट लग जाएगी। चलिए मैं भी जा रहा हूँ, आप भी चलिए। भार्गवी जो मास्क लगाई होती है वो माधव की बातों को सुनकर गुस्से में माधव की आंखों में देखकर कहती है, मिस्टर माधव, अगर मैं इन्हें नहीं बचाऊंगी तो इन्हें कौन बचाएगा? आप जैसे लोग अपने पहचान के इंसान को बचाकर यहाँ से भाग जाते हैं। आप जैसे लोगों को दूसरों के मरने जीने से क्या ही फ़र्क पड़ता है? आखिर आप बिना किसी रिश्ते के क्यों किसी की मदद करेंगे? भैरवी जो माधव के बगल में खड़ी होती है वो भार्गवी की बातों को सुनकर गुस्साते हुए भार्गवी से कहती है, ओ मिस फाइटर, आप जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं। अगर माधव डरपोक होता तो यहाँ सबको बचाने नहीं आता। उसे सबकी फ़िक्र है। वो तो माधव मुझे जानता था, इसलिए मुझे पहले बचाया। माधव मुझे बचाने के बाद इन सभी लोगों को बचाने ही आ रहा था। इतना कहकर भैरवी माधव की तरफ देखते हुए कहती है, माधव, अब तुम दिखा दो कि तुम किसी से कम नहीं हो। तुम इन सभी गुंडों को अकेले ही हरा सकते हो। जाओ माधव, इन सभी गुंडों को मार गिराओ और तुम इस लड़की को बता दो कि तुम माधव गोयनका हो। तुम किसी से नहीं डरते, तुम यहाँ सभी को बचा सकते हो। माधव ये सुनकर अपने मन में सोचने लगता है, आज ये दोनों लड़कियाँ मुझे शहीद करके ही रहेंगी। मैं तो यहाँ बस उन गुंडों से रिक्वेस्ट करके भैरवी को यहाँ से लेने आया था, लेकिन उस लड़की ने आकर मुझे यहाँ फंसा दिया। मैंने तो आज सोचा था कि आज भैरवी को प्रपोज़ कर दूँगा, लेकिन अगर इन गुंडों ने मुझे खून मारा तो इस टूटी फूटी हालत में मैं भैरवी को प्रपोज़ भी कर दूँ तो वो मुझे रिजेक्ट कर देगी। पर अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँ तो वो मुझे डरपोक समझेगी और वो फिर भी मुझे रिजेक्ट कर देगी। अब मैं क्या करूँ? अब मुझे लगता है कि मुझे सेवियर की वजह से फाइटिंग करना ही पड़ेगा। माधव इतना कुछ अपने मन में सोचकर भार्गवी के साथ फाइटिंग करने लगता है। माधव और भार्गवी दोनों फाइटिंग करते हुए बातें करने लगते हैं। तभी माधव भार्गवी से कहता है, मिस सेवियर, देखिए मैं आपको जानता हूँ कि आप वो ट्रेन वाली हैं जिसने मुझे ट्रेन में चढ़ने में मदद की थी। मैं उस दिन चश्मा टूटने की वजह से भले ही आपका चेहरा नहीं देख पाया हूँ, पर आपके अंदाज से मैं ये जान गया हूँ कि आप ही मिस सेवियर हैं। उस दिन मेरी ट्रेन में मदद की थी और आज भी आप यहाँ लोगों की मदद करने आई हैं। आप कौन हैं और अपना ये चेहरा क्यों नहीं दिखा रही? अपना भेष बदल कर क्यों आई हैं?
प्लीज़ आप मुझे अपना नाम बताइए, आप कौन हैं? तभी भार्गवी माधव से कहती है, जी आप सही समझ रहे हैं, मैं वही लड़की हूँ जिसने आपकी ट्रेन में मदद की थी, लेकिन मैं आपको अपना नाम बताने में ज़रा सा भी इंटरेस्टेड नहीं। भार्गवी ये सब कुछ कह ही रही होती है कि तभी अचानक से पुलिस आ जाती है। भार्गवी वहाँ पुलिस को देख करके वहाँ से चली जाती है। वहीं पुलिस सभी गुंडों को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहीं माधव भार्गवी के अचानक से चले जाने पर उसे ढूंढने लगता है कि आखिर वो लड़की कहाँ चली गई जो यहाँ सबकी जान बचाने आई थी। माधव ने अभी तक भार्गवी का चेहरा नहीं देखा होता है। वह जानना चाहता है कि वो लड़की कौन है जो हमेशा उसे बचाने आ जाती है। माधव अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से भैरवी माधव को पीछे से कंधे पर हाथ रखकर बुलाती है। माधव, क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? तभी माधव भैरवी से कहता है, कुछ नहीं मैम, वो मैं आज आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? भैरवी माधव के साथ जाने के लिए माधव को हाँ कर देती है। तभी माधव भैरवी की आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसे अपने साथ एक खूबसूरत सी जगह ले जाता है। तभी भैरवी कहती है, माधव तुम ये पट्टी कब हटाओगे? तभी माधव भैरवी की आंखों से पट्टी हटा देता है। भैरवी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपने चारों ओर एक खूबसूरत सी लाइटिंग और फ्लावर्स डेकोरेटेड जगह दिखती है, जहाँ 2 चेयर और एक टेबल लगी होती है। वहाँ खुले आसमान में तारों की चारों तरफ सुंदर सुंदर रेड हॉट एयर बलून उड़ रहे होते हैं। वहाँ 2 आदमी गिटार और एक आदमी पियानो बजा रहे होते हैं। ये सब डेकोरेशन देखकर भैरवी बहुत खुश होकर माधव की ओर देखती है तो माधव अपने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथ में रिंग लेकर कहता है, मैं आपको अपनी उम्र भर का जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। इसके पहले भैरवी कुछ कहती कि तभी माधव भैरवी को रोकते हुए कहता है, भैरवी मैम, आज आप कुछ नहीं कहेंगी, पहले आप मेरी सुनेंगी, क्योंकि अगर आज आपने कुछ कह दिया तो शायद मैं अपने दिल की बात अपने दिल में ही रख लूँ और मैं आपसे कुछ ना कह सकूँ। इतना कहकर माधव कहता है, ख्वाहिश हो जाएगी मेरी पूरी, ख्वाहिश हो जाएगी मेरी पूरी, जो आ जाएंगी आप ज़िंदगी में मेरी, जो आ जाएंगी आप ज़िंदगी में मेरी। है तमन्ना कि आपको उम्र भर का साथी बनाऊं, है तमन्ना कि आपको उम्र भर का साथी बनाऊं, अपने होठों की हंसी कभी न जाने की हर वो वज़ा बनाऊं, अपने होठों की हंसी कभी न जाने की अपनी हर वो वज़ा बनाऊं। तभी भैरवी शायरी में ही माधव से कहती है, वफ़ाएं करोगे तुम, वफ़ाएं करोगे तुम तो मैं बेइंतहा प्यार करूँगी, वफ़ाएं करोगे तुम तो मैं बेइंतहा प्यार करूँगी, प्यार करोगे अगर तुम तो मैं उम्र भर तेरा इंतज़ार करूँगी, प्यार करोगे अगर तुम तो मैं उम्र भर तेरा इंतज़ार करूँगी। मेरा सच्चा हमसफ़र बनोगे तुम, मेरा सच्चा हमसफ़र बनोगे तुम तो मैं अपनी ज़िंदगी भी तेरे नाम करूँगी, मेरा सच्चा हमसफ़र बनोगे तुम तो मैं अपनी ज़िंदगी भी तेरे नाम करूँगी। ख्वाहिश है अगर तुम्हें मेरा हमसफ़र बनने की, ख्वाहिश है अगर तुम्हें मेरा हमसफ़र बनने की तो मैं अपने लबों पर कबूल लाकर तुम्हें इज़हार करूँगी। ख्वाहिश है अगर तुम्हें मेरा हमसफ़र बनने की तो मैं अपने लबों पर कबूल लाकर तुम्हें इज़हार करूँगी। इतना कहकर भैरवी माधव को गले लगा लेती है। तभी भैरवी माधव को गले लगाकर कहती है, आई लव यू माधव, आई लव यू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। तभी माधव भी भैरवी से कहता है, भैरवी मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी बन गई हो, जिसके बिना मेरा हर लम्हा अधूरा सा है। भैरवी तुम मुझसे शादी करोगी? तभी भैरवी माधव से कहती है,
हाँ, मैं ज़रूर तुमसे शादी करूँगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे पापा से मिलना होगा। तभी माधव भैरवी से कहता है, लेकिन कब? क्या मैं उन्हें पसंद आऊँगा? क्या वो कहेंगे? हमारे रिश्ते को मंजूरी देंगे? तभी भैरवी माधव से कहती है, तुम उसकी फ़िक्र मत करो, मैं अपने पापा को मना लूँगी। मैं जब कहूँगी तब तुम मेरे घर अपना रिश्ता लेकर के आ जाना। मैं जाती हूँ यहाँ से, बहुत रात हो गई है। वहीं दूसरी ओर मिश्रा मैंशन में रात 9 बजे वैभव भार्गवी के घर पर भार्गवी के घर वालों से बातें करता रहता है कि तभी भार्गवी भी घर आ जाती है, लेकिन वो वैभव को लिविंग रूम में उसके मम्मी पापा से बात करते हुए देखकर भी कुछ नहीं कहती। भार्गवी बिना कुछ कहे शांति से वहाँ से चली जाती है। तभी वैभव भार्गवी के पीछे पीछे उसके कमरे में आ जाता है। तभी भार्गवी वैभव को देखकर डर के तुरंत अपना हाथ दुपट्टे से छुपाने लगती है। तभी वैभव भार्गवी के पास आकर कहता है, भार्गवी, आप जो सच छिपाने की कोशिश कर रही हैं वो सच मैं जानता हूँ। तभी भार्गवी डरते हुए पूछती है, कौन सा सच आप जानते हैं? तभी वैभव कहता है, यही सच कि आप ही सीक्रेट सोशल वर्कर हैं, जो ये नहीं चाहती हैं कि कोई जाने आप ही हर महीने वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम में लोगों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए पैसे देती हैं। जो परिवार हॉस्पिटल का खर्च नहीं भर पाते हैं, आप उनका खर्च उठाती हैं। आप भले ही मुझसे 1 हफ्ते पहले मिली हों, लेकिन मैं आपको 2 साल से जानता हूँ। मैंने आपको 10 जनवरी 2020 को पहली बार देखा था। मैं उस दिन अपनी नेबर की 7 साल की बेटी चिंकी को किडनैपरों से बचाने आया था, तो मैंने देखा कि वहाँ पहले से ही एक लड़की उन गुंडों को मार रही है जो अपने चेहरे पर मास्क लगाई है। वो लड़की गुंडों को मारने के बाद जब चिंकी को लेकर जाने लगी तो चिंकी ने डरकर हाथ छोड़ दिया और वो उस लड़की से कहने लगी, अगर तुम अच्छी हो तो ये चेहरे पर मास्क क्यों लगाई हो? तभी वो लड़की अपना मास्क निकाल देती है कि उस बच्ची को डर ना लगे। फिर अपने मोबाइल से फ़ोन करके पुलिस को बुला लेती है। पुलिस के आते ही वो लड़की वहाँ से चली जाती है। आप जानती हैं उस दिन उस मास्क के पीछे वो लड़की कौन थी? तभी भार्गवी घबराते हुए वैभव से पूछती है, कौन थी वो लड़की? मैं नहीं जानती। तभी वैभव भार्गवी से कहता है, वो लड़की कोई और नहीं थी, वो लड़की आप थी। उस दिन आपको पहली बार देखा था और मुझे उस दिन से आपकी अच्छाई और आपके स्वभाव से प्यार हो गया। लेकिन तब मेरा बिज़नेस इतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उस दिन कुछ नहीं कहा। आपने आज तक जितने भी अच्छे काम किए हैं वो सब मैं जानता हूँ। मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। वो सही वक्त मुझे तब मिला जब मैंने आपको अपने पापा के साथ नेत्रा की शादी में देखा। मैंने तब अंकल को फ़ोन किया और आपको मिलने के लिए बुलाया। मैं ये भी जानता हूँ कि आप जेके बैंक में लोगों को बचाने गई थी, वरना आप मुझसे ज़रूर पूछती कि मैं इतनी रात को आपके घर पर क्या कर रहा हूँ। लेकिन आपने इसलिए नहीं पूछा कि कहीं सबको पता न चल जाए कि आपको हाथ में चोट लगी है। मुझे नहीं पता कि आप मुझसे शादी करेंगी कि नहीं, लेकिन अब से मैं आपको अकेले मुसीबतों का सामना नहीं करने दूंगा। आज से मैं भी हर जगह आपके साथ जाऊंगा। देखिए आपके हाथ पर कितनी चोट लगी है, आपको बुखार भी है। चलिए आप बेड पर आराम करिए, मैं फर्स्ट एड कर देता हूँ। भार्गवी पिछले आधे घंटे से लगातार वैभव की बातों को ध्यान से सुन रही होती है। वैभव भार्गवी का फर्स्ट एड करता है। उसके माथे पर रात भर ठंडे पानी की पट्टी कर रहा था। फिर कुछ देर बाद भार्गवी का
ध्यान रखते रखते वहीं सोफे पर सो जाता है। अगले दिन 16 जनवरी 2022 सुबह 7 बजे वैभव सुबह उठकर भार्गवी के कमरे से जाने लगता है, क्योंकि वैभव को लग रहा होता है कि कल मेरे सच बताने के बाद भार्गवी तो मुझे देखना भी नहीं चाहेगी। भार्गवी उठकर वैभव को पीछे से रोककर कहती है, वैभव रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या भार्गवी वैभव को हाँ करेगी? क्या माधव और भैरवी का रिश्ता भैरवी के पापा मिथिलेश ओबरॉय को पसंद आएगा? क्या होगा आगे कहानी में, ये जानने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल। जानने के लिए देखें हमारी कहानी मोहब्बत दो टूटे दिलों की। हमारे यूट्यूब चैनल जज्बातों के सफ़र को सब्सक्राइब करिए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। धन्यवाद। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल जज्बातों के सफ़र को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।